सिर्फ 21 साल की उम्र, पहला प्रयास, हिंदी मीडियम, यानी एक साथ कई मिथकों को, कई जो सिद्धांत चलते हैं यूट्यूब पर इधर-उधर, उसको ध्वस्त कर दिया है। इनका इंटरव्यू मैं इसलिए भी करने आया हूँ, और भी टॉपर रहे, उनका मैंने नहीं किया, इनका किया। क्या कारण रहा? कुछ तो रहा होगा। पहली बात तो ये पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की है, हिंदी माध्यम की है और गाँव में रही, गाँव में पढ़ी, सब कुछ इसका हिंदी मीडियम में है। तो साइकिल से ही 10-12 किलोमीटर आप जाते थे। ये साइकिल है, दिखा दीजिए। ये साइकिल दिखाइए। ये साइकिल, यही साइकिल है। इससे हम आपको कई बार जो है चलते हुए भी देखे थे, विजन में भी पहली बार देखे थे, तो आप साइकिल से ही आते जाते थे। तो मतलब क्या लगता था, और उसके बाद जो है एक तरीके से अब साइकिल का भी, इसका भी सार्थक हो चुका है आना-जाना। तो साइकिल का क्या कीजिएगा और कैसा मेहनत था वो? साइकिल को तो हमेशा रखेंगे ही साथ में, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था साइकिल से 8 आने-जाने में। किलोमीटर जाना, और यूनिवर्सिटी तो हमको लगता है 13 यहाँ से किलोमीटर 13-14 किलोमीटर से तो कम होगा नहीं। नहीं, तो तो 14 किलोमीटर वहाँ जाना, और कोचिंग भी 8 किलोमीटर होगा। जी, और फिर वहाँ से वापस आना, फिर घर पे पढ़ाई करना, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो सब कुछ, लेकिन सब कुछ धीरे-धीरे होता गया। यही कहा जाता है, एक चीज़ इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, कहा जाता है कि आज की तारीख में कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। यानी समाज में आप देखते होंगे जो गलत काम करते हैं वो लगातार आगे हैं, वो लगातार यानी बढ़ रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं, ऊँचे-ऊँचे पदों पर हैं। लेकिन राम की शक्ति पूजा में, आप भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, राम की शक्ति पूजा बीपीएससी के सिलेबस में भी है। राम की शक्ति पूजा में निराला का एक कथन है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो गलत काम कर रहे हैं, शक्ति तो उसके पास भी है, उसको आप कैसे हरा सकते हैं? तो उसका एक ही उपाय है कि आप कड़ी मेहनत कीजिए। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आप लगातार मेहनत करके सही काम करते हैं, तो आप उसको हरा सकते हैं, क्योंकि शक्ति तो रावण के पास भी था और राम के पास भी था। राम ने रावण को क्यों हराया? क्योंकि उसके पास शक्ति था, लेकिन वो न्याय के पक्ष में था। संघर्ष और किया। आप अन्याय को तभी हरा सकते हैं जब आपके पास भी शक्ति आएगा। यानी कि कमजोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो है, वो भी नहीं जीत सकता है जब तक कि उसके पास शक्ति ना हो। आप खूब अच्छा हैं, खूब आप अच्छा काम करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जरूरी क्या है? शक्ति हो। शक्ति धन का हो, विद्या का हो। तो यही इन्होंने दिखाया है। इतना व्याख्या मुझे इसलिए करना पड़ा। और कोई टीचर, देखिए, प्रचार अलग चीज होता है और लिखना अलग चीज़ है। कितना भी कोई बता दे ऐसे लिखो वैसे लिखो, निबंध का संबंध विचारों से है। जिसकी भाषा पर पकड़ अच्छी रहेगी वही लिख पाएगा। तो निबंध में किस तरह से क्या जो है सामाजिक मुद्दे पर कैसे ऐसे प्रैक्टिस किया जाए कि अच्छा नंबर आए। 192, 150, 180, अगर निबंध में 160 भी आ जाए तो बहुत है। तो कैसे प्रैक्टिस किया जाए? निबंध के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कितना ज़्यादा ग्रहण करते हैं। आप जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लिख पाएँगे। तो इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर बुक्स पढ़ना, जो अच्छे-अच्छे साहित्यकार हैं अथवा जो अच्छे लेखक हैं उनके बुक्स पढ़ना, ताकि अच्छे विचार आपके पास आ सके और उनको आप अपने राइटिंग में शामिल कर सकें। 67 तक का पीटी था, वो ट्रेडिशनल पैटर्न पे था। और बीपीएससी में ऐसा देखा जाता था, जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, ये सब जितना, और एसएससी, बैंकिंग, सारे लोग आ जाते थे, पीटी पास कर जाते थे। लेकिन 68वीं में बदलाव किया गया। जो प्रश्न है अब अवधारणा से जुड़े हुए आ रहे हैं, एनसीईआरटी से बेस हैं। अब पीटी पास करना भी एक चुनौती है, और जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तथ्य रटकर याद नहीं किया जा सकता है। तो नई पैटर्न पे क्या तैयारी हो, जैसे कि कोई भी माँ-बाप या उसके बड़े बुजुर्ग बच्चे के काम से बड़े बनते हैं। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर पता चल रहा है। और उस समय किसी भी व्यक्ति की खुशी का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो बाबा को देखकर समझा जा सकता है। बाबा, इस समय आपको काफ़ी गर्व महसूस हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि आपने जो वर्षों से तपस्या की थी, वो आज सफल हुआ है। वर्णन नहीं कर सकते हैं, सोचा भी नहीं था मेरा बाल बच्चा यहाँ तक जाएगा, मगर मैंने कर्म किया। अब बाल बच्चा मैंने मैंने हम अपना अथी किया, अब बाल बच्चा ने कर्म किया। और क्या कहें, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अगर नहीं भी कुछ बोलें तो पूछिए, जो खुशी का अंत हमारे पास नहीं है, जो हमको कितना खुशी हो रही है। खुशी से भूख भी नहीं लगता है, खुशी में अब ऐसा लगता है कि जीवन सार्थक हुआ है। सार्थक हुआ। किसी भी गार्जियन के लिए सबसे खुशी का क्षण, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सुकून का क्षण तब होता है जब उसका बच्चा कुछ अच्छा काम करे। और कहा भी जाता है, गाँव में, समाज में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि माँ-बाप का नाम रोशन हो गया या बेहतरीन काम कर दिया। तो वो जो शांति मिलती है उसका कोई ज़ोर नहीं है, वो सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है। आपको अभी वो शांति, वो सुकून आप महसूस कर पा रहे हैं? जी, बहुत ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक जो हम लोग या हमारे पूरा परिवार जो मेहनत किए हैं, उसका परिणाम अभी निकला है। विद्रोह की बात हो तो उसका क्या स्वरूप था, राजनीतिक कारण क्या था, या फिर उसका क्या परिणाम हुआ था, सबको इन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि राइटिंग बहुत शानदार है। कहीं से भी अगर आप टैगोर की ही बात करते हैं, राष्ट्रवाद का, अंतर्राष्ट्रीयवाद का सिद्धांत क्या है, तो भूमिका उन्होंने सबसे पहले बताया है कि क्या है, फिर राष्ट्रवाद क्या है, टैगोर की क्या स्थिति थी, पैराग्राफ में चेंज कर करके इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है पूरा उनका एक तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा गया है। टैगोर ने शिक्षा के, आपका भाव जो है वो सिर्फ जो है, जो आपका विचार है वो कई शब्दों के बराबर है, जिसका हिसाब किताब लगाना संभव नहीं है। वो महसूस ही किया जा सकता है, जो शायद आप बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ जाती है कि क्या माहौल रहा होगा। अवसर बन कऽ भगवती भगवान एखन अहाँ के केहन लागे? बड नीक हैं? बड नीक।
आपका जो मन है वो अब कहिए तो एक सुकून मिल रहा है आपको, काफ़ी हाँ, शांति बड़ मिल। नीक लागे, बड़ नीक लागे। पूछै छलियै कहिया एतौ रिजल्ट, कहिया एतौ रिजल्ट? कहै छलै एतै ने बा, एतै नहि। अच्छा, ठीक से। तो लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने तो आके बताया होगा कि आपकी जो पोती है उन्होंने बीपीएससी पास कर लिया। हाँ। तो आप समझ गए कि बीपीएससी क्या है? हाँ, से सब हम नहीं बुझै छी, हम नहीं पढ़ल लिखल छी, हम से सब नहीं अच्छा, आप बुझै कहाँ छी। तक पढ़े हुए हैं? किछु नहीं हम पढ़ल छी। गरीबके बेटी छलहुँ, गरीब घरमे एलहुँ। एक पंक्ति महात्मा गांधी की मुझे याद आ रही है कि पराजय के क्षणों में ही नायकों का निर्माण होता है। जब संघर्ष का दौर होता है, चौतरफा दबाव होता है, या हम ये कहें कि करियर को लेकर असमंजस का दौर होता है, तो उस स्थिति में जो सहनशील व्यक्ति होता है, परिपक्व व्यक्ति होता है, वो अपने आप को सही दिशा में ले जाकर कहीं न कहीं अच्छा काम करता है। ये पंक्ति मार्गदर्शन तो करता ही है और जीवन को भी बताता है कि कैसी स्थिति रही। रानी ने सिर्फ 21 साल की उम्र, पहला प्रयास, हिंदी मीडियम, यानी एक साथ कई मिथकों को, कई जो सिद्धांत चलते हैं यूट्यूब पर इधर-उधर, उसको ध्वस्त कर दिया है। इनका इंटरव्यू मैं इसलिए भी करने आया हूँ, और भी टॉपर रहे, उनका मैंने नहीं किया, इनका किया। क्या कारण रहा? कुछ तो रहा होगा। पहली बात तो ये पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की है, हिंदी माध्यम की है और गाँव में रही, गाँव में पढ़ी, सब कुछ इसका हिंदी मीडियम में है। तो सबसे पहले रानी आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। ये बताइए, जैसे कि आपने बीपीएससी की तैयारी शुरू की, कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? मैं जब 20 वर्ष की हुई थी, जब मैंने ग्रेजुएशन का लास्ट एग्ज़ाम दिया था, उसी दिन से मैंने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया था। आपका रैंक भी अच्छा है और मैंने देखा कि 373 या उसके आसपास के, हाँ, मतलब लोगों को एसडीएम पद मिला हुआ है और आपका तो रैंक उससे भी कम है। तो यानी कि अगर आपका 22 साल होता तो आपको एसडीएम मिलता ही मिलता, इसमें कोई संशय की तो बात है ही नहीं। क्या? नहीं, शायद क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करती तो हूँ, आपने ईडब्ल्यूएस दिया था या नहीं? जी दिया था। तो ईडब्ल्यूएस में मैंने देखा कि वहाँ 300 कुछ रैंक तक जो है एसडीएम मिला था, तो आपको मिल सकता था क्योंकि आपकी 22 साल उम्र थी। तो ये बताइए, जैसे कि किसी भी विद्यार्थी के लिए बीपीएससी की जो तैयारी है वो कितना आदर्श समय हो सकता है? कोई भी आदमी अगर आज से पढ़ना स्टार्ट करे तो कितने दिनों में बीपीएससी के लिए संपूर्ण रूप से सिलेबस को कवर करते हुए तैयारी करना एक आदर्श समय होता है? जैसे ग्रेजुएशन के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी तैयारी शुरू कर सकता है, उसके पश्चात 1 वर्ष मुझे लगता है कि बीपीएससी के लिए काफ़ी है। यानी 1 वर्ष पढ़ा जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, आपका क्या था? जैसे मैंने अपनी पढ़ाई की, तो मैं घर में रहती हूँ, तो मैं घर के सारे काम भी करती थी, इसके साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती थी। मैं साथ में मैं पीजी भी कर रही थी, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए मैंने पढ़ाई की है। अच्छा। जैसे आपका घर भी एक लग रहा है, पारंपरिक मूल्य आपके घर में काफ़ी दिखाई दे रहा है और जो है नए सिद्धांतों को भी स्वीकार किया जाता है, तो ये देखकर अच्छा लगा। तो इसके बावजूद जिस तरह से आपने तैयारी की घर में, सेल्फ स्टडी की और कहीं पढ़ा भी होगा आपने, तो आपका ये तैयारी का क्या क्या तरीका था? किस तरह से पढ़ते थे? मैं वैसे नॉर्मल दिन पे 5-6 घंटा पढ़ती थी, बट अगर एग्ज़ाम का टाइम आता था तो मैं फिर कुछ भी नहीं करती थी, बस पढ़ाई करती थी। वो 14 टू 15 आवर्स या उससे भी ज़्यादा होता था मेरा पढ़ाई। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जैसे कि बीपीएससी में पीटी मेंस और इंटरव्यू है, कहते हैं तीनों की तैयारी एक साथ करो, कोई कहते हैं कि अलग-अलग करो, पहले पीटी पास करोगे तभी तुम जाकर मुख्य परीक्षा में लिखोगे। तो क्या तरीका आपने अपनाया था और कैसे तैयारी किया जाए? मैंने प्रारंभ में प्री की ही तैयारी शुरू की थी, जहाँ मैंने कोचिंग किया था, तो वहाँ पे मेंस का थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ था। उसके पश्चात तो मैं प्री में ही लगी रही और फिर मेंस के लिए मुझे बस 1.5 महीने का ही समय मिला था, तो मैंने उसमें ही मेंस की अपनी तैयारी की है। अच्छा, तो आपने कोचिंग का भी ज़िक्र किया, मैं उस बात पर आऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो तैयारी किया, मार्गदर्शन के बिना तो काफ़ी असंभव लगता है। तो कौन-कौन से वो लोग हैं जिन्होंने कि आपको तैयारी के दौरान सहयोग किया, या उनका मार्गदर्शन आपको सही में लगता है उनका एक भी बात आपके लिए प्रेरणा बना, या वो सहयोग के रूप में काम किया? मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे माता-पिता, बाबा, सारे लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि लक्ष्मी आने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास सरस्वती है तो आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने उस पर वर्क किया था। उसके पश्चात मैंने कोचिंग जॉइन किया था। वहाँ पर भी मेरे जो मित्र थे, भले वो सीनियर हो, जूनियर हो, सारे लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया। इसके पश्चात मेंस के प्रिपरेशन के दौरान मैं अपनी एक दोस्त का नाम लेना चाहूँगी, अवंतिका कुमारी, जो वर्तमान में सीडीपीओ है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की थी इस तैयारी के अच्छा, दौरान। कौन से कोचिंग में आप जॉइन किए थे? मैंने विजन सिविल सर्विस सेंटर दरभंगा में अच्छा। जॉइन किया था शुरू में। मतलब शुरू-शुरू में। जी। हाँ, तो इसके बाद ये बताइए, जैसे कि कोचिंग की आपने बात किया, तो पीटी के लिए क्या रणनीति बनाए थे? कैसे प्रैक्टिस करते थे, और या जो विद्यार्थी देख रहे हैं, वो कैसे करें प्रैक्टिस? पीटी के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ अगर आप वो डेली करते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो मैंने उसी पर ज़्यादा वर्क किया था। देखिए, है क्या कि अब जो 67 तक का पीटी था, वो ट्रेडिशनल पैटर्न पे था और बीपीएससी में ऐसा देखा जाता था, जो जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, ये सब जितना, और एसएससी बैंकिंग, सारे लोग आ जाते थे, पीटी पास कर जाते थे। लेकिन 68वीं में बदलाव किया गया। जो प्रश्न हैं अब अवधारणा से जुड़े हुए आ रहे हैं, एनसीईआरटी से बेस हैं। अब पीटी पास करना भी एक चुनौती है और जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तथ्य रटकर याद नहीं किया जा सकता है। तो नई पैटर्न पे क्या तैयारी हो जिससे कि पीटी को
बच्चा आराम से टैकल कर सकता है। हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी क्योंकि 67th के टाइम मैंने एनसीईआरटी वगैरह बुक नहीं पढ़ा, तो मैंने बहुत कम टाइम दिया था अपने प्रिपरेशन के लिए। हालाँकि बाद में मुझे फ़ील हुआ कि मुझे और टाइम देना चाहिए, तो फिर मैंने एनसीईआरटी और जो बुक्स होते हैं स्पेक्ट्रम या फिर लक्ष्मीकांत, तो मैंने उन सबको ज़रूर पढ़ा था। तो जैसे 68 के लिए या फिर अब जो पीटी आने वाली है, तो उसके लिए बच्चा क्या पढ़े? कैसे उसका फाउंडेशन हो एक तरीके से? वो इसके लिए बच्चों को शुरू से ही एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, वो तो बेस बनाने का काम करेगा ही। उसके अलावा जो बुक है जितने भी सब्जेक्ट के लिए, तो उन लोगों को बच्चों को सारे को और बार-बार रिवीजन करना चाहिए। हुँ, एक हुँ। ही बुक लेकिन बार-बार रिवीजन, वो ज़्यादा काम करेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं एक बार देख लूँ कि आपको जो है 193 नंबर हिंदी साहित्य में आया था। जी सर। ऑप्शनल विषय आपका हिंदी साहित्य था और उसके बाद जीएस 1 और 2 में कितना नंबर था? जीएस 1 में 168 और जीएस 2 में 131। तो जिस तरह से हिंदी साहित्य में 193 नंबर काफ़ी कम बच्चों को आता है और साहित्य वैसे भी जो है कम नंबर ही आता है। कैसे आपने क्या किया था जो इतना नंबर लाए? मैंने लिखने के पैटर्न में थोड़ा चेंज लाया था क्योंकि साहित्य जब भी लिखा जाता है तो ज़्यादातर पैराग्राफ में लोग लिखते हैं, तो मैंने उसको पॉइंट वाइज लिखने का ज़्यादा ट्राई किया था हुँ। और डायग्राम भी इसमें मैंने बनाया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। भाषा खंड में डायग्राम सब बनाए होंगे। जी। तो जैसे कि हिंदी साहित्य है, उसकी जगह पर आज की तारीख में बीपीएससी में निबंध आ चुका है। अब बीपीएससी जो है एक तरीके से धीरे-धीरे जिस तरह से वो लगातार परिवर्तन कर रहा है, धीरे-धीरे से ही। पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा था। इस बार देखने में आया है कि बहुत लोकतांत्रिक तरीके से सबको प्रतिनिधित्व मिला है। हिंदी मीडियम के भी बच्चे का इस बार भरमार है, काफ़ी बच्चों का और हिंदी का तो अच्छा रिजल्ट रहा ही है वैकल्पिक विषय में और सभी विषय का ठीक है। कुछ विषय का अभी भी शिकायत किया गया है, लेकिन अब तो शिकायत बचेगा ही नहीं क्योंकि ऐसे है। वैकल्पिक विषय अब निबंध बन चुका है। तो निबंध में कैसे तैयारी किया जाए कि किसी को 193 नंबर आए? क्योंकि विचारों की लड़ाई है और कोई टीचर देखिए, प्रचार अलग चीज़ होता है और लिखना अलग चीज़ है। कितना भी कोई बता दे ऐसे लिखो, वैसे लिखो, निबंध का संबंध विचारों से है, जिसकी भाषा पर पकड़ अच्छी रहेगी वही लिख पाएगा। तो निबंध में किस तरह से क्या जो है सामाजिक मुद्दे पर कैसे ऐसे प्रैक्टिस किया जाए कि अच्छा नंबर आए? 192, 150, 180 अगर निबंध में 160 भी आ जाए तो बहुत है। तो कैसे प्रैक्टिस किया जाए? निबंध के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कितना ज़्यादा ग्रहण करते हैं। आप जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लिख पाएँगे। तो इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर बुक्स पढ़ना, जो अच्छे-अच्छे साहित्यकार हैं अथवा जो अच्छे लेखक हैं उनके बुक्स पढ़ना, ताकि अच्छे विचार आपके पास आ सके और उनको आप अपने राइटिंग में शामिल कर सकें। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ये बताइए कि जिस तरह से कहा जाता था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बहुत विद्यार्थियों का रिजल्ट आया, इंग्लिश मीडियम का एक बोलबाला है, हालाँकि अभी भी बीपीएससी में हिंदी मीडियम की स्थिति ठीक-ठाक है। तो आपको लगा कि हम गाँव से पढ़ते हैं तो क्या होगा, नहीं होगा या हिंदी मीडियम से हैं, होगा कि नहीं होगा, क्या लिखेंगे हमको तो मतलब गाँव में रहते हैं, पता नहीं, ये सब मन में कभी चलता था? ये चीज़ तो मुझे नहीं चला कि क्या होगा। हुँ। हालाँकि हिंदी मीडियम को लेकर भी मुझे संशय नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं लिखूँगी तो मुझे नंबर आएँगे ही। अब हाँ, रैंकिंग को लेकर मुझे डाउट था कि अब ज़्यादा या कम, तो वो अलग चीज़ है। आपका मैंने कॉपी भी देखा, काफ़ी अच्छा राइटिंग है, चीज़ों को आप लिखते भी हैं और पैराग्राफ चेंज करके भी लिखते हैं, कहीं पॉइंट्स में मैंने इतिहास का नोट्स देखा। तो लिखने के लिए जो है बचपन से ही एक समझ थी, बैकग्राउंड आपका पढ़ाई का कैसा था? मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने इंटर साइंस से किया था। उसके पश्चात मैंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। वो पापा का ही परामर्श था कि मैं ऐसा करूँ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुझे हेल्प मिल सके, और उसके पश्चात मैंने पीजी किया है हिस्ट्री से ही। तो ग्रेजुएशन और पीजी में जो मैं क्वेश्चन लिखती थी, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सहायता मिली क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है और चीज़ों को अच्छे तरीके से पेश करना होता है ताकि तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो वो चीज़ें बाद में जाके भी मुझे बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है जो मेंस का सिलेबस है बीपीएससी का, पेपर 1 यानी आप ये समझिए एक तो निबंध हो गया, अब वर्तमान के दौर में ऑप्शनल की जगह, एक जीएस 1 और जीएस 2 है। जीएस 1 में भी 3 सेगमेंट है, आपको पता है करंट, इतिहास और डीआई और पेपर 2 में भी 3 सेगमेंट है। हुँ। आपका पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों में एक में और उसके बाद इधर साइंस एंड टेक। तो उस चैप्टर को चूँकि उसमें आ रहा है और कहा जाता है कि बीपीएससी में मुख्य परीक्षा का पूर्वानुमान लगाना भी आसान होता है कि ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है। अब थोड़ा-सा वो भी बच्चे को जो है सरप्राइज़ दे रहे हैं, प्रश्नों में बदलाव कर रहे हैं। प्रश्न लंबे-लंबे ना पूछकर उसी को जो है फॉर्मेट में अलग-अलग कम नंबर में पूछ के उसको विस्तार दे रहे हैं यूपीएससी की तरह। तो वहाँ पर क्रिएटिविटी का स्कोप ज़्यादा बनता है। हुँ। तो ऐसे किस तरह से प्रैक्टिस करके जाएँ कि कोई भी प्रश्न आए तो बच्चा छोड़े नहीं और बेहतरीन तरीके से लिख सके? क्योंकि पुराने पैटर्न पर अब मुश्किल होगा। उसमें आपका क्या कहना है? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के क्वेश्चंस हो गए, तो उनके लिए सारे जितने भी टॉपिक हैं उन सबका अगर यदि आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं 1 पैरा में, तो वहाँ पे आप उसको डिटेल में 1 पेज में आप आंसर लिख सकते हैं। जिस और अगर वहाँ पे डायग्राम का आप यूज़ कर रहे हैं या चीज़ों को अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मार्किंग देते हैं क्योंकि जैसे हिंदी में ही हम लोगों को भी पहला और दोनों सेगमेंट का जो पहला क्वेश्चन था उसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत विद्यार्थी हुँ। उसमें फँसे थे। लेकिन मैंने पहले ही उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था, तो वहाँ पे मैंने
मैंने तुरंत ही एक-एक पेज में और सारी चीज़ों को समेटते हुए मैंने अपना आंसर लिखा था। तो वो 10 में मुझे 7, साढ़े 7 ऐसे नंबर मिले हैं जो कि नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही चीज़ सारे सब्जेक्ट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, आपका इंटरव्यू हिंदी मीडियम का अधिकतर बच्चा देख रहा होगा। हिंदी मीडियम के लिए कौन-कौन सी किताबें उपयोगी है या कहा जा सकता है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को कौन-कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए? जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम का यूज़ किया था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसी से मेंस में हुँ। क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत का यूज़ किया था, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें तो मैंने विज़न का नोट्स, विज़न आईएएस का मंथली जो नोट्स आता है वो हुँ। मैंने यूज़ किया था, दृष्टि का भी। और जो टॉपिक मुझे लगता था कि ठीक है ये पढ़ना है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको गूगल पे सर्च हुँ। करती थी और डिफरेंट साइट से पढ़ के उसके बाद उसका मैं नोट्स रेडी कर लेती थी। होता क्या है कि देखिए, हम लोग यूट्यूब पर आते हैं, किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं। हर टॉपर का या हर व्यक्ति का जो पृष्ठभूमि है वो अलग-अलग होता है। और बहुत विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि जैसे देखते हैं कि अब वो इंग्लिश मीडियम का है, हो सकता है उसका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो, किसी का मैथ हो, किसी का कुछ हो, तो हम उसी का स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगते हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है कि जब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको हिंदी मीडियम के जो बच्चे सलाह देते हैं, उसी आधार पर तैयारी करना चाहिए, ताकि वो आपके लिए एक तरीके से मददगार हो। तो यही जो है रानी की बातों से लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से पढ़ा है, चीज़ों को समझा है और अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा का आपने तैयारी किया, तो कहा जाता है कि बहुत प्रैक्टिस जो है लेखन के दौरान किया जाता है। आपको 1.5 महीने का समय मिला था। उस दौरान कैसे क्या किए थे? तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरे पास जितना भी टाइम था उसको मैंने पढ़ने पे लगाया कि जो भी टॉपिक है उसको मैं छोड़ के नहीं जाऊँ, ताकि मैं वहाँ पे कम से लिख कम लिख सकूँ। सकूँ। तो वो चीज़ मैंने किया था। इससे ये भी तय होता है, अगर आप लेखन शैली आपका अगर पहले से आपने लिखा है, समझा है, लिखने की कला है आपको और कंटेंट लिख सकते हैं, तो वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हुँ, इससे ये भी तय हो सकता है। ये बताइए जैसे कि आपने सीडीपीओ में भी इंटरव्यू दिया था, जी। लेकिन दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, क्योंकि फिर बीपीएससी में तो आपका 67वीं में सिलेक्शन हो गया, लेकिन वहाँ पर अंतिम रूप से आप चयनित नहीं हो पाए। दोनों जो इंटरव्यू आपने दिया था, उसका क्या अनुभव रहा और बच्चा किस तरह से वहाँ पर जाए तो घबराए नहीं, क्या-क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करवाया जाता है कि आप नॉर्मल हो जाइए, आपसे हम लोग बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, आपको जो समझ है आप उस आधार पे अपना आंसर दीजिए। तो फर्स्ट जो मेरा इंटरव्यू हुआ था हुँ, सीडीपीओ का, तो वो क्योंकि हुँ, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस तो थी। हुँ, बट वहाँ जाने के बाद, एंटर करने के बाद दीप्ति मैम का बोर्ड था, तो मुझे थोड़ा अच्छा हुँ, फ़ील हुँ, हुआ। उसके पश्चात मैं जब गई तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा कि ठीक है आप कंफर्टेबल हो जाइए, आपको किसी बात से प्रॉब्लम भी हो रही है? तो मैंने हुँ, वहाँ पे बोल दिया कि मुझे मैम एसी से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था उस दिन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। और इन सब चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसको निगेटिव लेते हैं। आप अगर अपनी बातों को अच्छे तरीके से वहाँ पे कह रहे हैं, तो उन लोगों को वो लोग निगेटिव नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों को। और सेकंड इंटरव्यू भी मेरा दीप्ति मैम का ही बोर्ड था, और वहाँ पे मैंने एक गलती की थी, चूँकि मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि अच्छा आप हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हैं, तो आपने बहुत कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो मैंने बोला कि जी मैम, मैंने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब बताइए कि इसके अलावा आपने कौन-कौन से राइटर की कहानी पढ़ी है? तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे लोगों का नाम नहीं याद रहता। ये हमेशा हुँ, से मेरा प्रॉब्लम रहा है। तो उस टाइम भी मैं सारे नाम भूल गई। मुझे कुछ एक भी नाम नहीं याद आ रहा था। लास्ट में मैंने मन्नू भंडारी का नाम लिया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपने इनका कौन-सा कहानी पढ़ा है? तो मुझे कहानी भी नहीं याद आ रहा, तो मैंने महाभोज का नाम लिया। तो उन्होंने बोला, "अरे! ये तो एक उपन्यास है। तो हम हुँ, तो आपसे कहानी पूछ रहे हैं।" तो वो मैंने गड़बड़ किया था, और मुझे लगता है कि उस कारण मेरा मार्किंग थोड़ा कम गया होगा। हुँ, क्योंकि वहाँ ईमानदारी की माँग की जाती है, भले ही आपको नहीं पता है लेकिन झूठ मत बोलिए। हाँ। हाँ, तो इससे इंप्रेशन थोड़ा खराब होता है। हाँ, वो हुँ, और चूँकि वो ही बोर्ड की हेड थी, तो ये थोड़ा गया होगा निगेटिव। इसके पश्चात जो सेकंड मेंबर थे, उन्होंने इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा कि अच्छा बताइए, एक भारतीय तिरंगा में कितना कलर हुँ, होता है? तो बहुत बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हुँ, तिरंगा नाम ले रहे पे 3 रंग, तो हुँ, मैंने वहाँ पे अच्छे से जवाब दिया कि सर 4 रंग होते हैं। तो उन्होंने पूछा कौन-कौन सा? तो फिर हुँ, मैंने उसके बारे में बताया था। एक और जो मेंबर थे, उन्होंने पूछा था कि अच्छा अब बताइए कि वर्तमान समय में अभी एक बुकर प्राइज़ मिला है जो हिंदी साहित्य की लेखिका थी, तो कौन थी और उनके बुक का नाम क्या था? हुँ, तो ये मैंने बताया था। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये कहानी किस बैकग्राउंड पे लिखी गई है? तो भारत-पाकिस्तान विभाजन के संदर्भ में एक महिला पे लिखी गई थी, तो हुँ, मैंने वो बताया था। फिर उन्होंने कविता गाने के लिए बोला जो कि देशभक्ति से रिलेटेड हो, हुँ। तो मैंने पुष्प की अभिलाषा जो है अच्छा, जो देशभक्तों को प्रेरित करती है, तो मैंने वो गाया था। कितने मिनटों तक इंटरव्यू चला? 10 से 12 मिनट चला होगा। मैं अच्छा। अच्छा, कहा जाता है कि एक चीज़ और है कि जब हम तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो साफ तौर पर इसको देखकर मुझे ये समझ में आ रही है कि इन्होंने तो मेहनत तो किया ही है, लगातार मेहनत किया और धैर्य बनाकर रखा। तो उस बीच में आपको लगता था कि रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा या क्या होगा? जो घर में तो चर्चा करते होंगे कि अब परीक्षा तो दिए हैं, सीडीपीओ में भी नहीं हुआ है, पता नहीं 67वीं में हो कि ना हो, ये सब तो मन में चलने लगा होगा।
हाँ, ये ज़रूर मन में चलता था। उससे पहले जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। तो मैं क्या करती थी, खूब रो लेती थी रूम में बैठ के, और उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाती थी। तो वो चीज़, और उसके पश्चात 67th के लिए मुझे डर डर बहुत लग रहा था कि मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि सीडीपीओ का इंटरव्यू मेरा इससे अच्छा गया था। तो इस कारण भी डर था। फिर भी मुझे थोड़ा-सा आशा था, क्योंकि मेंस मैंने अच्छे से लिखा था। तो मुझे लगता था कि लास्ट रैंक भी शायद मिल जाए। अच्छा, ये उम्मीद थी, इंटरव्यू से तो नहीं थी लेकिन मुख्य परीक्षा से जी। थी कि अगर मिल सकता है। हुँ। अच्छा, हिंदी मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो नया पैटर्न है, उस पर किस तरह से पढ़ा जाए कि वो जो है चयनित सूची में जगह बना ले? उसके लिए तो पहले अपना बेस तैयार करना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, वो मैंने भी फ़ॉलो किया था। इसके अलावा एक साइट है इनसाइट आईएएस, हुँ। आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। उसके पश्चात जो नोट्स मिलते हैं अच्छा, अब आपकी उम्र 21 साल है, तो कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा दी जाए, क्योंकि बीपीएससी में भी पता है कि जो आप एसडीएम बना जाता है, वो काफ़ी सालों के बाद बनते हैं। यानी 18-19 साल सर्विस करने के बाद आप एसडीएम के पद पे पहुँचते हैं। और डीएसपी में भी यही है कि अगर आप एसपी या फिर जिले का कप्तान बनती हैं या आईपीएस में प्रमोशन होता है, तो लगभग 18-19 साल तो लगता ही है। लेकिन यूपीएससी के साथ क्या है कि 2-3 साल में ही सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं। एक फ़ायदा ये है, तो कोशिश करेंगे, उम्र है, अभी समय है, योग्यता है, कि कोशिश करेंगे कि अगर इस सेवा में हम आए हैं, बीपीएससी में कौन-सा पद मिला है, और ये बताइए आप कि फिर क्या यूपीएससी की कोशिश करेंगे? हाँ जी, वर्तमान में मुझे बीपीएससी में प्रोबेशन ऑफिसर का पद मिला, जो कि लेवल 9 का है। तो मैं 69 का 68 का प्री मैं क्वालीफाई नहीं कर पाई थी, 69 का मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो अगर मैं, मतलब मेरा प्री का रिज़ल्ट हुँ। आता भी है, तो भी मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहूँगी बीपीएससी का। अब मैं सीधे यूपीएससी का ही तैयारी करना चाहूँगी। वैकल्पिक विषय आपका कौन-सा होगा? हिंदी साहित्य ही रखेंगे या बदलेंगे? नहीं, हिंदी साहित्य से ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। क्योंकि हिंदी साहित्य ने आपको 193 नंबर देकर जो है एक तरीके से एहसान किया है या सिलेक्शन भी करवाया है। क्योंकि आप देखिए, तो पहले जैसे मैथमेटिक्स का बच्चा था, उसका एक तरीके से 280 नंबर आ रहा था, या ऑप्शनल विषय में बहुत ज़्यादा भेदभाव पहले होता था कि किसी को ज़्यादा, किसी को कम। लेकिन इस बार ठीक-ठाक है, और यही कारण है कि हिंदी मीडियम का अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो हिंदी साहित्य में आपने बहुत संवेदनशीलता भी पढ़ा होगा कि कैसे कोई व्यक्ति जो है किसी रचना को पढ़कर संवेदनशील हो जाता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। तो जो आपने पढ़ा है, समझा है साहित्य की किताबों में, व्यावहारिक तौर पर भी लोगों के साथ उसको जो है प्रयोग करना चाहेंगे या उसको अपनाना चाहेंगे? हाँ, तो एक ऑफ़िसर बनने के पश्चात वहाँ पे जो मैंने पढ़ाई की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा मुझे मेरे वर्क के दौरान, क्योंकि वो संवेदनशीलता सिखाता है, जो कि अपने वर्क के दौरान अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साहित्य पढ़ते समय बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे जन आकांक्षाओं की, जन समस्याओं की समझ मिलती है, जो कि आपको अपने कार्य के दौरान काम आता है। ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और हाँ। समाज की सारी बातों को आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपने पढ़ा है उसको जीवन में उतारेंगे लोगों के लिए, और जिस तरह से आपका पद मिला है, वहाँ तो लगातार लोग उसी समस्या को लेकर आएँगे, उसी तरह की समस्याएँ लगातार आपको देखने के लिए मिलेगी, और आपको सुलझाना भी पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर काम करेंगे, और ये भी आशा करते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में भी आप जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कोई भी माँ-बाप या उसके बड़े-बुजुर्ग बच्चे के काम से बड़े बनते हैं। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर पता चल रहा है, और उस समय किसी भी व्यक्ति की खुशी का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो बाबा को देखकर समझा जा सकता है। बाबा, इस समय आपको काफ़ी गर्व महसूस हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि आपने जो वर्षों से तपस्या की थी, वो आज सफल हुआ है। वर्णन नहीं कर सकते हैं, सोचा भी नहीं था मेरा बाल बच्चा यहाँ तक जाएगा, मगर मैंने कर्म किया। अब बाल बच्चा मैंने मैंने हम अपना अथी किया, अब बाल बच्चा ने कर्म किया, और क्या कहें, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अगर नहीं भी कुछ बोलें तो पूछिए, जो खुशी का अंत हमारे पास नहीं है, जो हमको कितना खुशी हो रही है। खुशी से भूख भी नहीं लगता है खुशी में। अब ऐसा लगता है कि जीवन सार्थक हुआ है। सार्थक हुआ, और थोड़ा और आशा करता हूँ जो मर भी जाएँगे, चाहे ज़िंदा भी हैं, तो आशा करते हैं जो ये वृक्ष मैंने जो बाल बच्चा को लगाया, वह वृक्ष कहीं और अच्छा फल दे। जो मेरा नाम हो, जो हो फलना का एक परिवार है, रामदेव झा का एक परिवार है, रामदेव झा का एक पोती है, पोता है, फलना है, चिलना है। तो कम से कम नाम होगा इस घर का। बहुत खुशी है। आपको पूरा विश्वास था कि आपकी पोती इस तरह से अच्छा हाँ, प्रदर्शन हाँ, 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 एकदम विश्वास था। जो मैंने किया, फिर इसके बाद इसका माँ-बाप जो है, मेरा लड़का पुतोह, वो भी थोड़ा मदद किया, और विश्वास था जी ये बच्ची पोती में हमारी आगे बढ़ेगी, और अभी भी आशा करता हूँ कि इससे और ये पद जो अच्छा हो, चूँकि पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते नहीं हैं, वो अच्छा भविष्य में ये पद हुँ। लेगी। तो आपको कब लगा कि इसमें संभावनाएँ हैं? लगा तो शुरुए से, मगर जब ये मैट्रिक का एग्ज़ाम दी, उसके बाद हमको विश्वास हो गया हुँ। जी ये बच्ची आगे, मेरी पोती बहुत आगे भागेगी। अच्छा, रानी के पिताजी हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आपको
ऐसे इनमें क्या संभावनाएँ दिखी कि ये अच्छा कर सकती है और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। दरअसल ये बचपन से ही मेधावी थी। बचपन में ही जब अ, एग्ज़ाम दी थी ये जवाहर विद्यालय वाला, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय वाला, उसी में पता चल गया कि मेधावी है। इसका मस्तिष्क काफ़ी तीक्ष्ण है। कोई भी विषय को और कोई भी किताब को, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है। उस वो पता लगने के बाद हम लोग सोचे कि नहीं, इसको जो है सो हम पढ़ाएँगे और काफ़ी हद तक जो है सो आगे ले जाएँगे। तो ये बताइए कि अभी आपको एक किसी भी गार्जियन के लिए सबसे खुशी का क्षण या हम ऐसे कह सकते हैं कि सुकून का क्षण तब होता है जब उसका बच्चा कुछ अच्छा काम करे। और कहा भी जाता है गाँव में, समाज में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि माँ-बाप का नाम रोशन हो गया या बेहतरीन काम कर दिया। तो वो जो शांति मिलती है उसका कोई ज़ोर नहीं है, वो सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है। आपको अभी वो शांति, वो सुकून आप महसूस कर पा रहे हैं? जी, बहुत ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक जो हम लोग या हमारे पूरा परिवार जो मेहनत किए हैं, उसका परिणाम अभी निकला है। काफ़ी अच्छा, पूरे परिवार के लोग खुश हैं, गाँव समाज सभी लोग खुश हैं। बधाई दे रहे सभी हैं। लोग आके बधाई दिए हैं और ऐसा ल अब ये माने इतना दिल कहता है कि ये बहुत आगे जाएगी और क्षमता है इसके अंदर में। तो थोड़ा-सा मैं ये पद जो मिला है उससे संतुष्ट हूँ, मगर और संतुष्ट होना चाहता हूँ। इसका ये भी कारण है कि सिर्फ़ 21 साल की उम्र और अभी जो है अगर यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर जाती है तो संभावनाएँ हैं और इससे भी अच्छा पद मिल सकता है, जी, जी। इसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, रानी कुमारी मेरी लड़की है, इसको जो है सो बचपन से हमने देखा है। इस समझदारी काफ़ी अच्छा समझदारी है और किसी भी विषय को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेती है। यही यूपीएससी के लिए सबसे बेहतर चीज़ होता है। अगर समझदारी आ गया तो आप यूपीएससी निकाल सकती हैं। मैंने यहाँ पर आने के बाद ये भी देखा कि बाबा जो बुज़ुर्ग हैं, इस पूरे घर के मालिक भी हैं, काफ़ी अच्छा एक माहौल है और घर का भी पूरी तरह से एक ऐसा लगता है कि एक तो चारों तरफ जो है वातावरण है, पढ़ने का एक अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी बात है ये माहौल जो है बाबा ने बनाया, तो इसलिए सुकून करना काफ़ी लाज़मी है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का माहौल जो है अगर दूसरे लोग भी घर में बनाते हैं, क्योंकि देखिए किसी को लगता है कि एक दिन में सफलता मिल गया, वो सफल हो चुका है, उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो ऐसे सब लोग तैयार करते हैं जब तब बच्चा जो है इस मुकाम पर पहुँचता है। तो इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में काफ़ी योगदान होता है। बाबा ये बताइए आप क्या करते हैं? और जिस तरह से आपने संघर्ष झेला होगा यहाँ तक आने में, तो आप जो है क्या करते हैं? कैसे इन लोगों को आपने पूरा एक माहौल दिया? माहौल तो दिया, बहुत मैंने किया, हुँ। बिज़नेस भी किया, पान का दुकानदारी भी किया, बहुत चीज़ किया मैंने, बहुत चीज़ खेती भी किया, गाय भी पोसे, बहुत भी किया। अभी फ़िलहाल हम मुद्रांक विक्रेता दरभंगा में रजिस्ट्री ऑफ़िस में हैं, अच्छा, वहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं। वहाँ सेवा दे रहे हैं। मेरे साथ रानी की मम्मी है, काफ़ी खुश है और आपकी बेटी ने एक बेहतरीन सफलता प्राप्त किया है, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो रानी का मेहनत है सब। अच्छा। रानी बहुत मेहनत करती थी। उसकी मेहनत देख के ना कभी-कभी हमको मतलब बहुत उस पे गुस्सा भी आता था, जो तुम मतलब इतना पढ़ती हो और हुँ, बाकी तुम सो जाओ, लेकिन वो सोती नहीं थी। रात में हम जब भी जगते थे तो हुँ। देखते थे वो पढ़ ही रही है। उसके पढ़ने का लगन देख कर के हमको विश्वास था जो ये कुछ न कुछ कर दिखाएगी। ये बताइए कि लड़कियों को, आपको भी पता है कि आप भी एक महिला हैं, गाँव में, घरों में उतना ज़्यादा आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है। लेकिन आप लोगों ने कैसे इनको कहा कि नहीं पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो, नाम रोशन करो, इस तरह से कैसे माहौल बनाया? क्या ये कहती तो थीं? रानी के पापा और हम दोनों आदमी मिल करके एक मत बना करके किस तरह से किए हैं उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। जो रानी को हम घर से कैसे निकाल के और पढ़ाई करवाए हैं, वो सिर्फ हम दोनों दिल से ही जान सकते हैं और शब्द में व्याख्या इसको हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपका भाव जो है वो सिर्फ़ जो है, जो आपका विचार है वो कई शब्दों के बराबर है, जिसका हिसाब-किताब लगाना जी। संभव नहीं है, वो महसूस ही किया जा सकता है, जो जी। शायद आप बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ जाती है कि क्या माहौल रहा होगा। कब लगा कि ये जो है कुछ न कुछ अच्छा करेगी? बचपन में ही जब जन्म ली तभी पता चल गया जो ये कुछ अच्छा करके दिखाएगी हम लोग को। इनका जन्म लेना ही एक तरीके से शुभ रहा आपके लिए। बहुत शुभ रहा, बहुत शुभ रहा और इसका पढ़ने का, इसका चाल-चलन, छोटी-सी चलने का और कुछ भी इसे पढ़ाते थे, बताते थे, एक बार में ही इसको याद हो जाता था। उसी दिन हम दोनों ने समझ लिए जो नहीं, मेरी बेटी कुछ कर दिखाएगी। लेकिन घरेलू समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या को झेलते हुए हम लोग उसको किसी न किसी तरह उसका मेहनत था, हम लोग का सहयोग था और वो हम लोग जो चाह रहे थे वो कर दिखाई। कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं? हम अभी लॉयर हैं, एलएलबी कर चुके हैं। अच्छा, आप लोग, यही कहा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही जो है एक अपने अधिकार को भी पहचानता है और दूसरे को भी मौका देता है, तो शिक्षा का होना जीवन में काफ़ी ज़रूरी है, चाहे महिलाएँ हों। बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षित हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
देखिए, एक महिला हैं और इनकी बेटी भी अभी अधिकारी बनी। शिक्षा को लेकर कितना जागरूक हैं, इसीलिए कहा जाता है माहौल घर से ही बनता है और ऐसे सब महिलाओं की ज़रूरत है। दादी, सबसे पहले आपको प्रणाम और ये बताइए कि आपको अभी कैसा लग रहा है आपकी पोती ने अच्छा पोती बड्ड मेहनत कऽ कऽ हाँ। आ भरि राति जागि कऽ पढ़लक और अपन साइकिल चला कऽ रौदमे कारी भऽ भऽ कऽ कपड़ा ओढ़ि कऽ मने दुःखे काटि कऽ अपन हाँ। पढ़ि लेलक। रोद बड्ड में जाती थी पढ़ने के लिए, हाँ। धूप में कड़ा धूप में साइकिल चला के जाते थे। मना करै छलियै नहि जो बौआ नहीं जो। हाँ तैयो हाँ। जाइ छलियै तऽ अपन अपना अफसर बनि कऽ भगवती भगवान सब एखन अहाँके केहन लागे? बड्ड नीक हैं? बड्ड नीक आपका जो मन है वो अब कहिए तो एक सुकून मिल रहा है आपको, काफ़ी हाँ, शांति बड्ड मिल नीक लागे बड्ड नीक लागे पूछै छलियै कहिया एतौ रिजल्ट कहिया एतौ रिजल्ट कहै छलियै एतै ने बा एतै नहीं अच्छा, ठीक से तो लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने तो आके बताया होगा कि आपकी जो पोती है उन्होंने बीपीएससी पास कर लिया। हाँ। तो आप समझ गए बीपीएससी क्या है? हाँ से सब हम नहीं बुझै छी नहीं पढ़ल लिखल छी से सब नहीं अच्छा, आप बुझै कहाँ छी तक पढ़े हुए हैं? किछु नहीं हम पढ़ल छी गरीबके बेटी छलहुँ गरीब घरमे एलहुँ हुँ। अपन धियापुताके अपन बाबा जे हुँ। कहैत रहैत अपन सब बच्चा सबके पढ़ा लिखा देलखिन अब तो एक सुकून है हाँ। कि अच्छा काम किया है अच्छा काम और क्या उम्मीद इनसे करते हैं कि भविष्य में? आगा बढ़ते हमारे पति तो आप जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं? ना हैं? ना हम बहुत अथी छी सीधा साधा छियै नहीं हमरा हाँ। ओते बाजल होइए अच्छा, हिंदी उतना बाज़ा नहीं है। नहीं